अस्सलाम वालेकुम। आयशा मेरी छोटी बहन की दोस्त थी। आज जब वो घर आई तो मैं घर पे अकेला था। वो वापस जाने लगी तो मैंने उससे कहा कि एक कप चाय बना दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। फिर वो जो ही किचन में गई मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया और किचन में गया। आयशा का हाथ पकड़ा तो वो डर गई। मैं उसे ज़बरदस्ती कमरे में ले गया तो वो रोने लगी। बोली, भाई अल्लाह के लिए ऐसा मत करिए, मैं तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। मैंने उसकी ना सुनी और दुपट्टा खींच लिया। जो ही उसके ऊपर झुका। हमारे साल में ये तीसरा घर था जो हमने किराए पे लिया था। अब तो दिल में यही दुआ आती थी कि अल्लाह अपना घर दे दे, क्योंकि आए दिन किराए का घर बदलना और मालिक मकानिक के साथ एडजस्ट होना कोई इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन लोकेशन देखकर इस बार मैं मुतमईन हो गया, क्योंकि ये घर काफ़ी पुरसकून जगह था। यहाँ पर गली मोहल्ले के खेलते हुए बच्चे दिखाई नहीं दे रहे थे। इससे पहले जो मोहल्ला था वहाँ पर सुबह शाम बच्चे गली का प्लेग्राउंड समझकर खेलते थे और हर वक्त का शोर शराबे ने ज़िंदगी अजीरन करके रखी थी। गाड़ी से सामान उतारा तो मैंने मोहल्ला देखा। ये मोहल्ला मुझे काफ़ी पुरसुकून दिखाई दिया। मैं सामान के साथ अकेले ही आया था। अम्मी अब्बा और मेरी बहन घर पर ही थे। थोड़ा बहुत सामान रह गया था जो अगले फेरे पर लाना था। मैंने फटाफट सामान गाड़ी से निकाला और गेट खोलकर जूं ही अंदर दाखिल हुआ तो बड़े से सहन को देखकर दिल बाग बाग हो गया। मैंने फटाफट सामान उठाया और अंदर सहन में रखने ही वाला था कि अचानक मेरी नज़र सहन की एक सेट सीढ़ी पर पड़ी, जहाँ पर एक लड़की अपने लंबे स्याह बालों के साथ नीचे उतर रही थी। उसने कानों में हैंड फ्री लगा रखे थे, इसीलिए शायद वो अपने इर्द गिर्द से बिल्कुल भी बेनियाज थी। मेरे सामान मेरे हाथ में था, लेकिन मैं तो उस लड़की को खड़े के खड़े देख ही रहा था। वो यकीनन मालिक मकान की बेटी होगी, तभी पूरे एतमाद से अपने ख्यालों में गुम है। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वक्त ही थम गया। वो नीचे उतरी, उसने पानी वाली मोटर का स्विच ऑन किया। जैसे ही वो मुड़ी, मुझ पे निगाह पड़ते ही वो पजल हो गई। उसकी आंखों में उलझन थी, लेकिन फिर जो उसकी नज़र सामान पर पड़ी तो वो समझ गई कि नए किराएदार आए होंगे। उसने फ़ौरन गले में लपेटा हुआ दुपट्टा अपने सलीके से ओढ़ा। फिर वो तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ जाने लगी तो मैंने उसे मुताक़िब किया। अस्सलाम वालेकुम, बात सुनें प्लीज़, मैंने हिम्मत करके कहा। वालेकुम अस्सलाम। वो तेज़ी से मेरी तरफ पलटी और धीरे से जवाब दिया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे किसी खूबसूरत साज़ पर कोई नरम धुन छेड़ दी गई हो। उसकी बड़ी बड़ी नीली नीली झील सी आँखें और खूबसूरत चेहरा रात की खामोश चाँद की तरह थी। एक पल को तो मैं भूल ही गया कि मैंने उससे किस लिए बुलाया था। मैं तो बस उसे शौक़ निगाहों से बस देखे जा रहा था। वो मुझे अपनी तरफ इतनी तवज्जो से देखते हुए कुछ घबराने लगे और एकदम बोली, आपने कुछ मुझसे कहा? तो मैं एकदम से अपने हवासों में और लड़खड़ा कर बोला, पानी, अगर एक गिलास पानी मिल जाए तो मेहरबानी होगी, मैं आपको तकलीफ़ ना देता। दरअसल मुझे शदीद प्यास लगी है। मैंने जल्दी अपना मुद्दा बयान किया तो उसकी आंखों में मेरे लिए जो गुस्सा देखने से पैदा हुआ वो एकदम से ख़त्म हो गया और उसने इंतहाई धीमी आवाज़ में कहा, कोई बात नहीं, मैं अभी लाती हूँ। तो मुझे लगा जैसे चांदी की घंटियाँ मेरे इर्द गिर्द बजने लगी। इतनी खूबसूरत आवाज़ तो मैंने कभी नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले में कोई कोयल हो। मैं तो पहली नज़र में उसकी शक्ल के साथ साथ उसकी आवाज़ पर भी मरमिटा था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी और जो सामान ढोने की खौफ मेरे ऊपर तैयार थी वो एकदम से दूर हो गई। अब तो मैं सोचने लगा था, अगर सुबह से शाम तक मुझे अपना घर का सामान यहाँ तक लेके आना पड़े तो मुझे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि मेरे तस्वुर में ये लड़की पूरी तरह खुब गई थी। खुदा जाने उसका क्या नाम था। वो जो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जा रही थी, उसे देखकर तो मैं यही सोचने लगा था। उसकी लंबी स्याह चोटी उसकी कमर पर किसी नागिन की तरह झूलती हुई मुझे चैलेंज कर रही थी। मैं उससे ऊपर जाता हुआ देख रहा था और सोचने लगा, काश इसका नाम मुझे किसी तरह पता चल जाए। यकीनन इसका नाम भी इसकी तरह ही प्यारा होगा। न जाने कहाँ रह गई। मैं तो अपने सामान का आखिरी कार्टन भी गाड़ी से निकाल कर अंदर रख चुका था।
और अब इधर-उधर टहल रहा था। गाड़ी वाला 2-3 हॉर्न बजा चुका था, लेकिन मैं उसे देखे बिना जाना नहीं चाहता था। लिहाजा मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर सीढ़ियों पर लगी बेल पर हाथ रखा ही था कि अचानक दौड़ते हुए उसकी आवाज़ सुनाई दी। उसने ऊपर से झलक कर देखा और फिर आहिस्ता से बोली, "बस 1 मिनट, आती हूँ।" ये कहकर उसका सर पीछे हो गया। अब मेरे दिल में जैसे लड्डू से फूटने लगे थे। मगर बाहर ड्राइवर खान लाला ऐसे हॉर्न बजा रहा था जैसे मेरा सर ही तोड़ देगा। मैंने गुस्से से अपना सर बाहर निकाला और उसको कहा, "सब्र करो, मैं आ रहा हूँ, क्या जल्दी है?" तो वो यकदम से बोला, "मुझे और भी काम है, मुझे और भी कहीं जाना है। आप मुझे जल्दी से फ़ारिग करें ताकि मैं किसी और जगह काम करूँ। इसी तरह मैं अगर एक ही जगह अटका रहा तो हो गया मेरा काम। आप सामान बाद में सेट कर लेना, अभी इसे घर के अंदर रखें।" तो उससे मैं खामख़ा वाले मशवरे से गुस्से से देखकर बोला, "मैं सामान सेट नहीं कर रहा, घर की औरतों का काम है, सिर्फ़ एक जगह रख रहा हूँ।" तो उसने हैरत से देखा, "तो गेट के साथ ही सामान रखते जाए ना भाई साहब, ताकि जल्दी काम ख़त्म हो।" मैंने उससे कहा, "मैं आ रहा हूँ, सब्र करो।" और फिर गुस्से से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मुझे शिद्दत से खौफ होने लगी थी। अब मैं सिर्फ़ एक बार उससे बात करने के लिए मरा जा रहा था। पता नहीं वो आएगी भी या नहीं आएगी, कहीं मुझे लारा ही ना लगा बैठी हो। अब मैं झुंझला कर सोचने लगा। इतने में वो खुदा खुदा करती सीढ़ियों से उतरते हुए दिखाई दी तो मेरी जान में जान आई। उसने अपने हाथ में शिकंजी से भरा हुआ जग और 2 गिलास हाथ में पकड़े हुए थे। वो इतना धीरे-धीरे चल रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में मेहंदी लगी हो। नज़ाकत तो सिर्फ़ उसी पर ख़त्म हो गई थी। फिर उसने जग मेरी तरफ बढ़ाया और दूसरे गिलास की तरफ इशारा करते हुए कहा, "ये बाहर अपने ड्राइवर को दे दें।" तो मैं उसकी दरिया-दिली पर हैरान रह गया कि वो कितनी एहसास करने वाली लड़की है। "वो ज़रा आ जाए तो मैं उसे गिलास देता हूँ।" मैंने झूठ गढ़ा, हालांकि ड्राइवर गाड़ी में ही बैठा था और न जाने अपने दिल में मुझे कितनी मैंने उससे कहा कि वो ज़रा आ जाए तो मैं उसे दे देता हूँ, हालांकि मैंने उससे झूठ बोला। वो न जाने दिल में कितनी ही मुझे बद्दुआएं दे रहा होगा, क्योंकि हालांकि ड्राइवर तो बाहर ही खड़ा था। मैंने कहा, "आप यहाँ रहती हैं?" और अपने ही सवाल पे मैं खज्जल हो गया, लेकिन उसने इंतहाई मुज़्ज़िज़ अंदाज में मुझे जवाब दिया, "जी, ऊपर वाले फ्लोर में हम लोग रहते हैं और नीचे वाला फ्लोर हमने किराए पे दे रखा।" उसने धीरे से मुस्कुराते हुए मुझे बताया, "आप हाजी साहब की क्या लगती हैं? मैं उनकी बेटी हूँ।" "वो इस वक्त खुद कहाँ हैं?" मैंने झिझकते हुए पूछा तो उसके लहजे में एक दुख सा मंडाया। "उन्हें फौत हुए तो एक अरसा हो गया। ऊपर वाले फ्लोर में मैं अपनी अम्मी के साथ रहती हूँ। कुछ हाथ तंग था तो अम्मी ने घर किराए पे डाल दिया। आपको तो पता ही है आजकल कितनी महंगाई है। अब्बा की पेंशन तो बहुत ही मामूली है। हालांकि हम लोग घर में 2 ही अफराद हैं, लेकिन फिर भी पूरी नहीं पड़ती। इसीलिए मजबूरी में ये फ़ैसला किया है और पहली बार अपने इस घर को किराए पे दिया है। अल्लाह करे ये हमारा तजुर्बा अच्छा साबित हो।" तो मैंने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, "आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। मेरी एक छोटी बहन भी है जिसके साथ आपकी जल्दी दोस्ती हो जाएगी।" "अच्छा, चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी बहन भी है। आपको क्या आज ही शिफ्ट होना है या कुछ दिन बाद?" "क्योंकि अभी यकम आने में तो हफ़्ता बाकी है।" मैंने फ़ौरन दाँत निकालते हुए कहा, "हम लोग आज ही आएंगे, बल्कि अभी बस आने ही वाले हैं।" "ठीक है, मैं अम्मी को बता देती हूँ। वो असल में उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, वरना वो ही आपसे आकर बात करती।" तो मैंने एकदम फ़िक्रमंदी से पूछा, "क्या हुआ आंटी को, सब खैरियत है? अगर हॉस्पिटल जाना तो बताएं, मैं ले चलता हूँ।" तो वो एकदम मुस्कुरा के बोली, "नहीं नहीं, इतनी तबीयत ख़राब नहीं है कि हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाए। बस उन्हें बीपी का प्रॉब्लम रहता है। अब उम्र का तकाजा भी है ना।" तो मैंने किसी बच्चे की तरह सर हिलाकर उसकी बात की तहत की और फ़ौरन ही नरम लहजे में दुनिया भर की हमदर्दी समेट कर उसे कहने लगा कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये समझे कि हम आपके अपने ही हैं। उसने मुस्कुराते हुए मेरा शुक्रिया अदा किया और दोबारा से शिकंजी की तरफ इशारा करते हुए कहा, "ये ड्राइवर को ज़रूर दे दीजिएगा।" वो हल्की सी मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट सीधे मेरे दिल पे लगी और वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगी। ये मुख्तसर सी गुफ्तगू थी, लेकिन मुझे उसका बोलने का हर अंदाज़ पागल कर गया और मैं वहाँ खड़ा उसके जाते हुए कदमों की आहट सुनता रहा। मैं जब घर पहुँचा तो मेरे अब्बू दरवाजे पर ही खड़े थे। फ़ौरन मेरी तरफ लपके, "तुमने काफ़ी देर लगा दी, सब खैरियत तो है ना? तो कोई मसला तो नहीं हुआ?"
तो मैं शाश बशाश लहजे में बोला, नहीं अबू, कोई मसला नहीं हुआ। तो उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा कि अभी जाते हुए तो इसका मूड इतना ख़राब था, लेकिन अब इतना खुश है। वो कुछ पूछने ही वाले थे कि मैं फ़ौरन घर के अंदर दाखिल हो गया। तो सामने मेरी छोटी बहन ज़ोया ने मुझे किचन से आवाज़ लगाई, कमाल भाई ज़रा अंदर आना। तो मैं फ़ौरन किचन में गया तो ज़ोया और अम्मी किचन में ही थी। किचन में से भीनी भीनी बिरयानी की खुशबू आ रही थी। ज़ोया एकदम मुझे देखते हुए कहने लगी, खाना बिल्कुल तैयार है, पहले खाना खा लो फिर सामान गाड़ी में रख लेना। तो मैं एकदम से घुर से उसको बोला, ये जो गाड़ी बाहर आकर खड़ी है ना, हमारी अपनी गाड़ी नहीं है कि जितना भी सामान लोड किया और चलते बनाए। ये हमने किराए पे लिया है और इसलिए बच्चों की तरह बातें नहीं करो और सामान गाड़ी में रखवाओ, वहीं जाकर खाएंगे। तो वो अम्मी की तरफ देखने लगी तो एकदम से बोली, अम्मी क्या जल्दी है तुम्हें, बस 2-4 कार्टन है जो गाड़ी में रखने हैं, गाड़ी की बुकिंग हुई है तो फिर क्या मसला है। ओफो अम्मी, लगता है आपका इस मोहल्ले से जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। भाई कहा तो है घर पहुंचकर आराम से बैठकर खाना खा लेंगे, यहाँ से तो निकले। मैंने झुंझुलाते हुए बोला। तो ज़ोया मेरे पीछे खड़ी अब्बू को मुताबिक करके बोली, देखिए ना अब्बू, इतनी मुश्किल से मैंने सब खाना बनाया है, वहाँ जाते जाते खाना ठंडा हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा। दोबारा से मेहनत करो, गरम करो। अभी गरम गरम खाना खाते हैं तो फिर निकल जाएंगे। वैसे भी काम कर कर के मेरी तो सारी एनर्जी ख़त्म हो गई है। तो मुझसे एकदम से देखकर बोला, लो भाई, सारा काम मैंने किया है और एनर्जी तुम्हारी ख़त्म हो गई है। इससे पहले कि वो और मैं आपस में नोक झोंक शुरू करते, अबू बोले, सही कह रहा कमाल, अपने घर जाकर ही खाएंगे, बस यहाँ से चलते हैं। वैसे भी मालिक मकान आ चुका है। तो अबू की बात सुनकर ज़ोया खा जाने वाली नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने फटाफट सामान गाड़ी में रखा और घर की चाबियां मालिक मकान को देकर वहां से चल पड़े। घर में दाखिल होकर मेरी निगाह सीढ़ियों पर पड़ी, लेकिन वो परी पैंकर मुझे दिखाई ना दी। मैं बार बार किसी न किसी बहाने सहन में आता था कि शायद उसकी एक झलक ही देख लो। इतने में अबू मेरे पास आया और कहने लगा, तुम क्या कोई चीज़ ढूंढ रहे हो? मैं मुस्तकिल तुम्हें ही देख रहा हूँ, बार बार सहन में आते हो, क्या बात है? तो मैं एकदम से घबरा गया कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी ना गई हो। अबू मेरी तरफ परेशानी से देखने लगे तो मैंने एकदम बात बनाकर कहा, वो मेरा पेन गुम हो गया, वही देख रहा हूँ, काफ़ी महंगा पेन था। चलो ज़ोया ढूंढ देगी, तुम परेशान नहीं हो। बारिश भी आने वाली है, बेहतर है कि तुम शहर से कार्टन उठाकर कमरे में रखो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी अम्मी और बहन सामान लगा देंगी। तो मैंने फ़ौरन उन्हें दिखाने के लिए 1-2 कार्टन उठा लिए और अंदर जाकर रख दिए और फिर से बाहर आ गया। मैं काफ़ी देर खड़ा रहा, लेकिन वो कातिल हसीना मुझे दिखाई ना दी। इतने में ज़ोया ने खाना खाने की आवाज़ लगाई तो मैं एकदम से किचन में गया। किचन में सिवाय ज़ोया के और कोई नहीं था। मैंने उसे आहिस्ता से कहा, ज़ोया, एक बेहतरीन सी प्लेट बिरयानी की तैयार करो, और मैं ख़ुद सलाद बनाने बैठ गया। ज़ोया मेरी तरफ देखकर बड़ी हैरान हुई, सब खैर तो है? तो मैंने कहा, हाँ, खाली बिरयानी देते हुए कुछ अच्छा नहीं लगेगा ना, साथ में थोड़ा सा सलाद भी देते हैं। तो वो दोनों हाथ अपनी कमर पर रख कर मेरी तरफ देखकर बोली, खैर से किसी बिरयानी दे रहे हो? तो मैंने तीखे प्याज से आए हुए आंसू अपनी आंखों से साफ़ किए और उससे कहा, यार थोड़ा सा खाना ऊपर वाले मालिक मकान को भिजवा दो, बहुत अच्छे लोग हैं। तो वो उसी हैरानगी से बोली, आपकी उनसे मुलाकात हुई है क्या? तो मैंने कहा, हाँ, मैं उनसे मिल चुका हूँ। कौन लोग हैं, कितने अफराद हैं, क्या 1 प्लेट काफ़ी होगी? उसने सवालात की बुछाड़ कर दी। तो मैं सर पकड़ कर बैठ गया। कोई हाल नहीं है तुम्हारा ज़ोया, कहा तो है 1 प्लेट भर के दे दो, उनकी बेटी के लिए काफ़ी होगी। आंटी तो वैसे ही ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, वो नहीं खाएंगी। तो ज़ोया मेरी तरफ देखकर फ़नी फेस अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, ओहो, आपका तो बहुत सारी मालूमात है। कौन है ये मैडम? कौन है ये मैडम बावरी? कुछ तारुफ हमें भी तो करवाए। तो मैंने उसके सर पर हल्की सी चपट मारी और कहा, जब प्लेट लेकर जाओगी तो मिल लेना। अच्छा, तो प्लेट लेकर भी मैं जाऊंगी? नहीं, तुम मत जाओ, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मैं वहाँ जाता हूँ बहुत अच्छा लगूंगा ना। तो वो एकदम से हंसने लगी। अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। एक तरफ उससे तारुफ भी हो जाएगा कि अब माँ बेटी दोनों अकेली रहती हैं। तो मैंने ऐसा से कहा, हाँ, वो दोनों अकेली हैं। दर हकीकत हाजी साहब का इंतकाल कुछ अर्सा पहले ही हुआ था। ओहो, अच्छा, ये तो बहुत अफसोस की बात है। ये कहकर उसने फटाफट एक बड़ी प्लेट में बिरयानी की रख कर
और फिर मैंने जो सलाद काट कर प्लेट में रखा था वो भी उसने ली और जाने ही लगी थी कि मैंने ज़ोया को आवाज़ दी। तो वो पलट कर मेरी तरफ देखने लगी। तो मैंने आहिस्ता से सरगोशी में उससे कहा, नाम तो पूछ लेना उसका। तो वो पहले मेरी बात ही ना समझी और फिर सवाल कर बैठी, किसका नाम? तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, भैंस का, जो उनके घर बंधी हुई है। तो वो मेरी बात सुनकर फिर से हंसने लगी। यार ज़ोया, उस लड़की का नाम पूछ लेना जो उनकी बेटी है। तो वो मेरी बेट पर इंतहाई ज़ुबानी अंदाज में मुझे देखकर बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैंने एकदम से 100 रुपया निकाल कर उसके हाथ पे रख दिया। फ़िलहाल तो तुम्हारे बेरोज़ भाई के साथ बस यही है, गुज़ारा कर लो। तो वो हंसते हुए वहाँ से चली गई। मैं बड़ी बेताबी से ज़ोया का इंतज़ार करने लगा। वो जूँ ही आई तो मैंने एकदम से उसको पूछा, क्या नाम है उसका? तो वो एकदम परेशान होकर बोली, बातों बातों में उसका नाम पूछना ही भूल गई। तो मैंने इंतहाई मायूसी से ज़ोया की तरफ देखा। यार तुमसे एक काम कहा, वो भी तुमसे ढंग से नहीं हुआ। अच्छा मैं अभी जाके दोबारा पूछती हूँ। तो मैंने उसे रोक दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठो, कल पूछ लेना। अच्छा आप परेशान नहीं हो, घर एक दफ़ा सेट हो गया तो फिर उन दोनों माँ बेटी की दावत करेंगे और उन्हें अपने घर बुला लेंगे। इस तरह उनका खुलकर तारुफ भी हो जाए और उन्हें भी हमारा पता चल जाएगा। तो मैं अपनी बहन को तारीफ़ी निगाहों से देखने लगा कि कितनी अक्लमंदी की बात की है। सामान सारा ही सेट कर दिया था मैंने कि अचानक मालिक मकान हमारे घर में आई। तो अम्मी उन्हें देखकर ड्राइंग रूम में आ गई, जहाँ पर बैठती उन्होंने कहा, आप लोगों का रात का खाना हमारी तरफ है। मेरी बेटी आप लोगों के लिए खाना बना रही है। आपको रात को कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, थके हारे आए हैं, बस आप लोग रेस्ट करें। तो अम्मी उनका शुक्रिया अदा करने लगी। मैं भी वहाँ जाकर बैठ गया और स्पेशल आंटी को अपना तारुफ़ करवाते हुए कहा, आंटी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे आवाज़ दे दिया करें, मुझे भी अपना बेटा ही समझें। तो अम्मी और ज़ोया ने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरे सर पर सींग निकल आया है, क्योंकि वो दोनों अच्छी तरह से जानते हैं मैं किस कदर कामचोर हूँ। एक काम से दूसरा काम अगर कोई घर में मुझे कहता तो मैं झुंझुला कर जाता था, लेकिन जहाँ मैं कितनी आराम से अपनी सर्विस देने की बात कर रहा था, जिस पर अम्मी तो बेहद ही हैरान थी, जबकि ज़ोया शरारत से निचला होंठ दबाकर मुस्कुराने लगी। तो मैं झट से इधर देखने लगा। आयशा की वालिदा ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी और मैं दिल ही दिल में खुश होने लगा और ड्राइंग रूम से बाहर आ गया। मैं यूँ तो अपने रोज़मर्रा के काम में मसरूफ़ होने लगा, लेकिन उस लड़की का ख़्याल मेरे दिल और दिमाग पर हावी था। उसकी मासूमियत और ख़ामोशी ने एक अलग सी कशिश थी, जिसे बयान करना मुमकिन नहीं था। मैं अक्सर सेन में कुर्सी रख कर अपनी किताबें लेकर बैठ जाता था और बस ऊपर देखता रहता था। एक दिन इत्तफ़ाक़न मैंने उसे बालकनी पर गीले कपड़े डालते देखा। मौका अच्छा था, मेरे घर के सभी लोग कमरे में थे, तो मैंने हिम्मत करके उससे बात करने का सोचा। आपका नाम क्या है? मैंने ऊपर की तरफ देखकर पूछा। तो वो बोली, आयशा। बहुत खूबसूरत नाम है, मैंने आहिस्ता से कहा। शुक्रिया, वो शर्माते हुए बोली। और फिर आपने दोबारा काम में मसरूफ़ हो गई, लेकिन मैं तो जैसे निहार ही हो गया। छोटे छोटे इत्तेफाक तो अब मामूल बन चुके थे। आयशा अब अक्सर नीचे आते थे, कभी सौदा लेने, कभी पानी भरने, और मैं हमेशा उससे बात करने का मौका ढूंढता रहता था। हमारी बातें बहुत मुख्तसर होती थी, लेकिन इन मुख्तसर लम्हों में भी एक दुनिया आबाद हो जाती थी। दूसरी तरफ आयशा और ज़ोया भी एक दूसरे की दोस्तें बन गई थी। उनके दरमियान बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। मैं अक्सर ज़ोया से आयशा की बातें करता रहता था और आयशा हमारे घर आती तो मैं स्पेशल उसके लिए कोई ना कोई खाने की चीज़ लेकर आता। वो मुझे भाई बुलाती थी और इस बात पर मेरा सिरों खून जल जाता था। कई दफ़ा मैं जब घर में आया और उससे कहने लगा, मुझे भाई मत बुलाया करो, मेरा नाम लिया करो। आखिर को इतना प्यारा नाम था, लेकिन हिम्मत ही ना पड़ती थी, क्योंकि हमारे घर का माहौल भी उतना ज़्यादा नहीं था। मेरे अब्बू ठीक-ठाक मज़हबी आदमी थे और अम्मा भी नमाज रोज़े की पाबंद थी, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं उनके सामने खुलकर आयशा से बात ही ना करूं। लेकिन जब मैं देखता अम्मी और अब्बू इधर-उधर हैं, तो मैं मौका देखकर आयशा से बात करने की कोशिश करता था। ऐसे में मुझे ज़ोया का तामुन मिलता था, क्योंकि वो जानती थी कि मैं आयशा को पसंद करता था। अब मैं पढ़ाई के साथ-साथ जॉब की भी तलाश करने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि जल्द से जल्द अपने पाँव पर खड़ा कर दूं और अम्मी को रिश्ते के लिए भेज दूं। लेकिन मेरी उम्मीदों पर तो पानी ही पड़ दिया जब एक बार ज़ोया ने कहा, भाई आपके लिए बहुत बुरी खबर है। जाने क्यों मेरे ज़हन में आयशा का ख्याल आया।